Yeah, so we are good to go. Good to go? Yeah. Hello everyone. नमस्कार. आज का जो विषय है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो कि कोविड टाइम्स में हम सब ने फेस किया है. और आज के हमारे पैनलिस्ट है महक मैम, जयत्री मैम और काजल मैम, जो तीनों साइकोलॉजिस्ट है अपने अपने फील्ड में. जयत्री मैम इज आल्सो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट मैम? Yes, yes. And Mehak ma'am is the founder of MedNed, and she has 10 years experience, right? And Kajal ma'am is also an experienced is a trained mental health counselor and founder of Psychic Care First, Mumbai. Good morning. Welcome, ma'am. Now we can start the session. Mehak ma'am, would you like to go in first? मैम आप म्यूट पर. I'm sorry. Am I audible? Yes. Yes. Hi, good afternoon, everyone. I would like to thank the team of Digi Swasthya for having me here. And I'm so glad I can express my feelings. मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आप सबसे बात कर पाऊंगी. एंड आई नो कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसने इस पूरे इंडिया ही नहीं बट पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि हमें एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है. पर आज हम सब ये 100% डिसाइड करके यहाँ से जाएंगे दैट हमने इस बीमारी को फेस करना है, हमने इस बीमारी को से आगे बढ़ना है और हमने एकजुट होके इसका सोल्यूशन ढूंढना है. डर ना नहीं है, सही तरीके से प्रोग्रेस करना है. ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि कैसे घबराए ना और कोविड से आगे बढ़े. या शुक्रिया महक मैम. और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी विचारों को रखा हम सारे लोग के सामने, और हम सारे लोग को हिम्मत दिया कि हम सारे लोग इससे एकजुट होकर के इससे लड़ें, पूरी सावधानी बरतें और आगे बढ़ें. तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कुछ लोग मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इस जगह से, अन्य ढेर सारी जगहों से लोग जुड़े हुए हैं. तो मैं चाहूँगा कि काजल चंद्रा आगे इसके ऊपर अपना विचार रखें, और देन हम लोग जायत्री मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में ओपन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिससे अगर किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो वो रख सकते हैं. या ओवर टू यू काजल. थैंक यू सो मच संदीप. पहले तो सबसे बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर हम सबको यहाँ पे बुलाने के लिए, ताकि हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर सके, चर्चा कर सके, उसके बारे में कुछ नया सीख सके और इतनी घबराहट क्यों है ये समझ सके. मेरे ख्याल से जब हम ये सिचुएशन में आ ही गए हैं कोविड, हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसी पेंडेमिक आएगा, हम इतने महीनों और सालों भर के लिए घर में ही रह जाएंगे. बट और डेफिनेटली ये चीज़ हो चुकी है. अब इसके अलावा कैसे हम इससे बाहर निकले, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी अब बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने वैक्सीन लेकर आए हैं और सबको बार-बार यही बोला जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाइए, आप अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए. ये सारी जो चीज़ें हैं, यही अगर हम करते हैं तो हमारा सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम खुद अपने घर में रह के भी सुरक्षित हैं और हम बाहर ना निकल के दूसरों को भी सुरक्षित कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इतना भी किया तो क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो थोड़ा-सा कम हो सकता है. पर जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारे खुद के अंदर भी डर बना रहता है और दूसरों को भी हम डराते हैं. हमने खुद की ज़िंदगी तो खतरे में डाल दी है, पर जब हम बाहर निकल रहे हैं, मिल-जुल रहे हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो नियम निकाले गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो और ज़्यादा
परेशानी बढ़ रही है। इसकी वजह से जो तनाव है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, राइट? तो जो तनाव है उसके लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीन निकाल दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो हम लोग सारा काम छोड़ के सिर्फ न्यूज़ ही देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। सब लोग 24/7 24 घंटे सिर्फ न्यूज़ में देखते रह रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ अपना सब काम छोड़ के सिर्फ न्यूज़ भी देखना अच्छी बात नहीं होती है। जो रीसेंट रिसर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनमें अगर हम पढ़ें और समझें तो यही पता चलेगा कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाते हो, उसको बहुत ज़्यादा सुनते हो, समझते हो, तो आप उससे कुछ सीखते नहीं हो, बल्कि आप खुद के लिए ही वो तनाव ग्रसित हो रहे हो। तो सबसे पहले वो हमें बिल्कुल ही रोकना है। न्यूज़ देखिए, जागरूक होइए, बट इतना नहीं कि आप खुद ही तनाव लेते रहें। तो सबसे पहले तो न्यूज़ कम करना है। सुनिए, समझिए और शांति से सुनना और समझना है। थोड़ा-सा कुछ देखा और तुरंत पैनिक हो गए कि नहीं, 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 हो गया, मुझे भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? किसको होगा? कैसे होगा? ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। सारी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। हम इतने भी ज्ञानी नहीं हैं कि हम सबके पास सारी जानकारियाँ हों। अब जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे मेरे ही एरिया में मुझे एक्सपर्टीज़ है। अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, मैंने घर पे वो उपाय किया, ठीक हुआ, नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है। खुद गूगल नहीं करना है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये करते हैं तो बीमारी और बढ़ जाती है, फिर हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यही तनाव और तनाव का कारण बनता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर अब क्या करें, अब क्या करें? और वही तनाव देता है, वही हमें स्ट्रेस देता है, एंग्ज़ायटी देता है ना? तो अपने इलाके के सरकारी चिकित्सालय में जाना है, वहाँ पे सलाहकार होते हैं, वहाँ पे एडवाइज़र्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमिटी बैठती है। आप किसी को भी चुनिए, उसे उसके साथ बैठिए और इसके बारे में चर्चा करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है, इसका क्या उपाय है? आई एम श्योर हम सबको उसका उपाय ज़रूर मिलेगा। सिर्फ़ सोचने से, सिर्फ़ परेशानी लेने से उपाय नहीं मिलता है। अक्सर मैंने देखा है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी के बारे में पता चलता है, तो हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। तो वो थोड़ी-सी जानकारी लेके जैसे ही पता चला कि ये प्रॉब्लम है, वैसे ही मुँह उठा के मैं अपनी फ़ाइल लेके बाहर निकल गई। समझने की कोशिश ही नहीं की कि क्या इसका कोई उपाय भी है? क्या मैं बच सकती हूँ? क्या मुझे कोई डॉक्टर के कोई ट्रीटमेंट है जो मुझे इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकता है? ये सुनने का हमें होश नहीं रहता है। पर अगर हम वहाँ पे ज़रा-सा भी होश से काम लें, तो हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं और उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ, ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? इसमें क्या-क्या चांसेस हैं? मैं खुद घर पे क्या करूँ जो मैं इस चीज़ को दूर रह सकूँ या अपना बचाव कर सकूँ, है कि नहीं? अगर कोई मुझसे एग्री करता है तो हाँ कहिए, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ना कहिए ताकि हम उस पे और चर्चा कर सकें। टोटली आई वुड लाइक टू ऐड, मेरे को कुछ इसमें ऐड करना है। यस मैम। सो अगर आप देखेंगे अपनी लाइफ या किसी की भी लाइफ, एक जनरल इंसान की जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं, या स्ट्रेस, जैसे हमने वर्ड यूज किया है, स्ट्रेस और एंजाइटी। बहुत सिचुएशंस में आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, जैसे कि आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए, अगर एक आप नई माँ बने, आपका एक बेबी हुआ, आपने शादी करी, बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में जो जो स्ट्रेस का कारण बनती हैं। ठीक है, बट आप अपने आप को देखिए, आप लोगों को देखिए, वो सब उस स्ट्रेस से गुजर के बड़े हैं आगे, बच्चों को बड़ा किया है, 19-20 साल की उनकी शादियां करी हैं, घर बनाए हैं, काम किया है। अब वर्क स्ट्रेस कितना होता है, काम करते हैं आप, उसका स्ट्रेस होता है आपको। अगर आप ठीक है बीमार पड़ जाते हैं, उसका स्ट्रेस होता है। एग्जाम देना, एंट्रेंस एग्जाम देना, शादी करना, अपने लिए कोई ग्रूम ढूंढना, वाइफ ढूंढना, हर सिचुएशन आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करती है। और ये अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगर आपके में कोई स्ट्रेस ही ना हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, सो रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या जीना, वैसा जीना भी क्या जीना। यू हैव टू हैव सम पुश, मेरे हिसाब से उसको पुश कहते हैं, कि हमने कुछ करना है, हमने आगे बढ़ना है। सो आप, मुझे पता है इस बीमारी ने लोगों को बहुत डरा दिया है, और उसका कारण है, इंग्लिश में हम कहते हैं फियर ऑफ द अननोन। जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है, उस चीज से हमें डर लगता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं सम पीपल आर स्कैर्ड ऑफ स्पिरिट्स, गोस्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या चीज है। वैसे ही हमारी लाइफ में भूत की तरह ये कोविड आ गया है।
हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आया है, पूरे देश में फैल गया है, हमारे इतने क्लोज फैमिली मेंबर्स गुजर गए हैं, पूरी हमारी लाइफ, फाइनेंशियल, मनी, जॉब्स, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं होएगा। पहली बात, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अब इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी रोटी खाना बनाते बनाते जल जाती है तो आप एक और रोटी बनाते हैं ना, आप खाना खाना तो नहीं रोक देते कि हम तो खाना ही नहीं खाएंगे जी, हमारी रोटी जल गई। ऐसा नहीं कर सकते आप, अपनी लाइफ को रोकने का कोई मतलब नहीं है। सही तरीके से अगर आप आराम आराम से अपनी लाइफ को बेबी स्टेप्स, एक एक कदम से आगे बढ़ाएंगे। आई नो किसी किसी की जॉब चली गई है, उनको समझ नहीं आ रहा, फाइनेंशियल खर्चे हैं कि हम कैसे मैनेज करें। अपना खर्चा थोड़ा सा आप कम करिए। आप, मैं नहीं कह रही कि रिस्क लीजिए, ऐसा टाइम है जब इंसान रिस्क ना ले तो बेटर है, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि आप नई नौकरी ढूंढें, कोशिश करिए कि आप अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट करें। बहुत चीजें हैं, आप मदद मांगिए, आपके फैमिली मेंबर्स हैं। मैं ये नहीं कह रही आप किसी से फाइनेंशियली पैसे की मदद मांगिए, आप एडवाइस लीजिए कि बताइए कोई नया काम बताओ, कुछ नया सजेस्ट करो। अगर आप घर पे बंद बैठ के घबराहट में या रोएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें, हम कैसे करें, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। एंजाइटी, स्ट्रेस सिर्फ तब होती है जब आपको लगता है कि हेल्पलेस, कि हम कैसे करें। ये फीलिंग अपने मन से आई थिंक हमें हटा देनी चाहिए। हम हेल्पलेस नहीं हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हेल्पलेस नहीं हो। आपको बस ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। आई नो ये मतलब पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करना, कोविड को बंद करना, खत्म करना, ये इंडिया के, अमेरिका के, किसी के भी बस की बात नहीं है। ये अपने स्लोली स्लोली टाइम से ही जाएगा। लेकिन उस टाइम को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अच्छी चीजें, जैसे कि आप मेडिटेट करिए, आपके पास अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम है। मेरा 2 साल का बेटा है, आई एम अ वर्किंग वुमन, ठीक है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, मेरे को घर पे रहना पड़ा, मेरी जॉब नहीं थी, बहुत चीजें हमें करनी पड़ी। लेकिन मेरे को लगता है कि आई कुड स्पेंड टाइम विद माय हस्बैंड, माय फैमिली, वो भी पॉजिटिव था। मेरे हस्बैंड भी अब काम नहीं कर पाए, वो घर पे थे। इसमें थोड़ी थोड़ी अच्छाई भी है, थोड़ी थोड़ी, चाहे अगर आप ओवरऑल देखें तो आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। बट आप घबराइए नहीं, आप इसके बारे में सोचिए, आप अपने हैंड सैनिटाइज करिए, आप मास्क पहनिए, जैसे मैम ने बोला, काजल मैम ने बिल्कुल ठीक बोला। ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, नए जॉब ढूंढिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप सही तरीके से करिए। आपने 10th बोर्ड पास किए हैं, कॉलेज में गए हैं, एग्जाम दिए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, वर्क किया है, इतना कुछ किया है, जो सब कुछ स्ट्रेस से भरा हुआ था। कोई भी लाइफ में सोचते रहे उसके बारे में कि ओह मेरा एग्जाम है, एग्जाम है, हाय 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 हाय। एग्जाम के बारे में मत सोचिए, वो कैसे एग्जाम करना है, कि पढ़ना है मुझको, मुझे सुबह टाइम से उठना है, मुझे खाना खाना है ताकि मेरे में एनर्जी हो। इस सिचुएशन में अगर आप कोविड को भी देखें, कोविड को भी आप स्लोली स्लोली अगर 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। आई थिंक ये पूरे देश के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि घबराइए नहीं, आगे बढ़ने का सोचिए। बस आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। या शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को और साथ में ये चीज़ें बताया कि हम लोग अपनी परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में, अपने काम के साथ में आगे निकल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जयत्री मैम भी अपना और बाकी जितने भी ऑडियंस है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप लोग म्यूट रखें अपने आप को। Yeah, over to you, Jyoti. First of all, thank you Sandeep and the entire DJ Swastha team. आप लोगों ने बहुत सही चीज चुना है इस समय बातचीत करने के लिए, and I'm very happy that both the other two speakers, उन लोगों ने they have explained all the important issues very meticulously, I must say. अभी जो है बस मुझे एक पॉइंट ऐड करना था यहाँ पे। नॉर्मल पॉपुलेशन और जो पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक इलनेस के साथ बहुत दिनों से या कुछ समय से चल रहा है, उन लोगों का कोपिंग स्ट्रेटेजी
एंड उन लोगों का स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, अब कुछ भी बोलो, उसका रेशियो या उसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे क्या आप एक चीज सोच सकते हो, मैं कुछ रिसर्च स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उस टाइम पे ऐसा दिखाया गया कैंसर पेशेंट्स के अंदर और एनी क्रॉनिक डिजीज, फॉर एग्जांपल यू से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एज वेल, वहां पे देखा गया कि 29.7% पॉपुलेशन के अंदर पर्टिकुलरली का लेवल बहुत बड़ा था in comparison to men. On the contrary, also we found that 9% of the patients, who are dealing with chronic diseases, chronic illness, उनमें anxiety level बहुत ज्यादा था. And also another studies से हम लोगों को पता चला कि जो COVID-19 ये समय पे, पैंडेमिक के समय पे 10% of the patients जिन लोगों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, उन लोगों ने सरासर डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लेने के लिए ना बोल दिया था. अभी जो रीजन होता है क्यों, बहुत सारे कारण हैं. नंबर 1 इज स्टिग्मा, जहां पे उन लोगों को कहीं ना कहीं पे लग जाता है अगर हम लोग हॉस्पिटल में इस समय पे जाए तो जरूर हम लोगों में कोविड-19 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है. नंबर 2 जो कारण हम लोगों को मिला है यहाँ से, वो है कभी कभी हॉस्पिटल बेड भी खाली नहीं था, क्योंकि कहीं कहीं पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी डिसाइड करना पड़ा कोविड के समय पे मरीजों को कितना प्रोपोर्शन करना पड़ेगा हमारे कोविड पेशेंट्स के लिए. नंबर 2 जो हमारे क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट्स है, जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर में इंटेंस ट्रीटमेंट चाहिए, उन लोगों के लिए. और जो तीसरा है वो है ट्रांसपोर्ट. हम सबको पता है इस टाइम पे हॉस्पिटल में आना, ट्रीटमेंट लेना, अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेशेंट्स के लिए कितना दिक्कतदायक होता है. तो मुझे जो आप सारे लोगों से ये बात बोलना है, जैसे कि आप पहले जो हमारे स्पीकर्स है वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं. फर्स्ट है चीजों को एक्सेप्ट करना. मुझे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा अभी कोविड-19 सिनेरियो है, पैंडेमिक है, मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. सोचने के बाद आपको सोचना पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. तो इसी हालत में रह के हम अभी क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगर फिजिकल आप विजिट नहीं कर पा रहे हो, टेली कंसल्टेशन, जैसे हमारे डीजी स्वास्थ्य का टीम इस मामले में बहुत काम कर रहे हैं, सेम तरीके से आप सारे लोग या जहां जहां पे डॉक्टर्स के साथ आपके अपॉइंटमेंट है उसको कभी बंद मत कीजिए. अगर फिजिकल विजिट ना हो सके, प्लीज सबके साथ टेली कंसल्टेशन चालू रखिए. जो तीसरा चीज है, अपना जो निजी जिंदगी, वहां पे जो सारे छोटे छोटे काम, फॉर एग्जाम्पल खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, अच्छे से पानी पीना, सही समय पे सो जाना, क्योंकि शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कॉलेज अभी आप लोगों का घर से ही पढ़ाई हो रहा है, बाहर जाना, बाजार जाना या दोपहर में या शाम को फ्रेंड लोग के साथ अभी बाहर जाना बंद है. मतलब हमारे फिजिकल मोबिलाइजेशन अभी अच्छे से नहीं हो रहा है. इसके लिए घर में जितना हो सके चलना फिरना चालू रखिए. जैसे मेहक ने अच्छे से बोला, क्या इस टाइम पे हमारे में मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन. जितना हो सके अपने तरीके से कीजिए. अगर समझ में दिक्कत हो रहा है तो जरूर जो आपके एक्सपर्ट है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट है या जिसके साथ आप थेरेपी लेना चाहते हो, या जो आपके फ्रेंड है, उनमें से मदद मांगिए. क्या कैसे हम बहुत आसान तरीके से घर वालों के साथ एक साथ बैठ के ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं. और जो सबसे अच्छा बात है, क्या शेयर कीजिए. अगर आपके कोई करीबी फ्रेंड है जो शायद आपको समझेगा, ऐसा नहीं क्या जो खराब स्टैटिस्टिक्स है उसको लेके आप डिस्कशन करो. वीडियो में कितने सारे लोगों का तकलीफ हो रहा है पैंडेमिक लेके, उसके बारे में डिस्कशन करो. ऐसे नहीं है. अपने जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां है, जो छोटी छोटी चीजें अच्छा हो रहा है, उसके बारे में दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ एक साथ बैठ के डिस्कशन करो. जैसे कि पहले स्पीकर्स लोगों ने बोला, क्या ये टाइम हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, ये बात सही है, पर घर में रह के जो अपने निजी जिंदगी है वो उसको बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं. क्योंकि ये जो समय है, ये समय हम लोगों को मिला है जो अपने छोटे छोटे जो अरमान है, जो हम लोग शायद घर में बैठे ही पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो आपके हस्बैंड है, जो मेरे मम्मी पापा है, उन लोगों के साथ शायद 2-3 घंटा ज्यादा बात कर सकते हैं. कुछ कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल खाना पकाना,
और अपने जो बच्चे हैं उन लोग के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बिताना या उन लोगों के अपने हाथ से कुछ ABCD सिखाना, ये सब भी छोटी छोटी खुशियां हैं जो शायद हम लोगों को नहीं मिल सकता है। इसका मतलब है अगर हम लोग एक्सेप्ट कर ले अभी जो सिनारियो है, उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में और भी ओपन तरीके से और भी हम ब्रेन को ओपन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप करने के। आई गेस इतना ही मैं बोलना चाहती थी। शुक्रिया मैम, बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आगे अगर इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहेंगे महक मैम या काजल मैम तो प्लीज़ गो अहेड। अदरवाइज हम बाकी लोग से तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग के पास कुछ सवाल है तो आप लोग हैंड रेज करके या फिर चैट में डाल सकते हैं, तो हम लोग बारी बारी आपके सवालों को भी ले सकते हैं। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैत्री मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि जब आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हो और आपको डर हो कि कहीं कोविड भी ना हो जाए, तो उस समय एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस आप घर पे बैठ के खुद से आप डील नहीं कर सकते हैं, खुद से आप ठीक नहीं कर पाएँगे। तो मेरा ये सलाह है कि आप उस समय खुद को इतना तनावपूर्ण न करके आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे इस बारे में बात करें। अगर मुझे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और उसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे कहीं ये भी ना हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत बार ऐसे होती हैं। तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन लीजिए और घर बैठे अपनी बीमारियों का पता लगवाइए कि क्या हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं कि आप कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से। दूसरी बात ये कि जब डॉक्टर लोग या साइकोलॉजिस्ट बहुत बार कहते हैं कि जैसे कि बिना टेस्ट किए आपको कौन-सी बीमारी है ये पता नहीं चल सकता है, वैसे ही बिना टेस्ट किए आपको किस तरह का स्ट्रेस है या कौन-सी एंग्ज़ायटी आपको सता रही है, ये नहीं पता लगाया जा सकता है। तो जब कोशिश ये करें कि हमें टेस्ट करना है तो बिल्कुल भी ना नहीं कहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही टेस्टिंग का नाम आता है, सब लोग कहते हैं नहीं-नहीं हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। ऑफ़ कोर्स हम सब ठीक हैं, पर क्या होता है कि दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वही समझने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि मुझे मैं ये पता लगा सकूँ कि मुझे कौन-सी बीमारी हुई है या कौन-सा डिसऑर्डर हुआ है। बिना टेस्टिंग के वो नहीं कन्फर्म किया जा सकता है। तो जब आपके साइकोलॉजिस्ट या आपके काउंसलर्स उसको बोले तो आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए और उनके साथ फ़ॉलो कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपको हुआ है और उसकी आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो। थेरेपी प्लान्स लीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं, बात करते हैं और फिर चले जाते हैं कि नहीं-नहीं घर पे थेरेपी मतलब क्या बात ही तो करना है ना। पर जैत्री और महक दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि थेरेपी मतलब बात करना नहीं होता है। आपका जो डॉक्टर होगा, आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपके साथ बैठ के 1 टू 1 आपको समझाएँगे कि हमें ये चीज़ें करनी है। इस चीज़ को ऐसे करना है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे करना है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, तब आप उसको फ़ॉलो करोगे, फिर आपका वापस से आप फ़ॉलो अप में आओगे। हाँ, आप कर रहे थे क्या ये चीज़? हाँ, कर रहा था। तो ठीक है, अच्छा फ़ील हो रहा है। अच्छा ये किया नहीं नहीं फ़र्क पड़ रहा है, चलो कुछ और करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और उन्हें फ़ॉलो भी करना है। मेडिसिन लेके घर जाते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर डॉक्टर डाँटते हैं ना कि क्यों नहीं खाया आपने मेडिसिन? मैम वैसे ही यस, यस। मैम कोविड से पहले से ही अगर किसी को एंजाइटी है, ऐसा फील हो रहा है, हुँ। तो व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए? पता कैसे चले किस टाइप का एंजाइटी है, हम क्या फील कर रहे हैं? जस्ट लाइक छोटी-छोटी बातों से घबरा जाना, पैनिक होना, गुस्सा आना, मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना, एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना। राइट। तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ, मतलब ये एक एंजाइटी ही है आई थिंक। बिल्कुल। मैंने एकदम इसी बात को अभी समझाने की कोशिश की है कि मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है? Yeah. तो हम हमारा जो व्यक्तित्व है, हम क्या करते हैं तुरंत गूगल की मदद लेते हैं और गूगल पे सारे सिम्पटम्स डाल देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। गूगल बेचारा क्या करता है, हमें एक लिस्ट पकड़ा देता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर गूगल तो गूगल है, वो सब तो नहीं जानता है। वो हमें नहीं Yeah. जानता है। इंडिविजुअली वो मुझे नहीं जानता है, इंडिविजुअली वो आपको नहीं जानता है। वो इंडिविजुअली आपको एवरेज नहीं सिम्टम पढ़ेगा। निकालता है। हाँ If I जी। can add to this, क्या? I would like to explain being a psychologist. बहुत सिंपली मैं आपको समझाऊंगी कि लोग बहुत तरीके के हैं, इंसान बहुत डिफरेंट हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत अलग है।
बेसिक जो ट्रेट होता है उसको कहते हैं पर्सनालिटी, कि इंसान की पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, कोई लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है वो काम पर्सनालिटी है, कि अगर किसी सिचुएशन में अगर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो उस सिचुएशन में भी काम रहते हैं, वो धीरे धीरे से काम करते हैं, वो कंपोज्ड रहते हैं, वो आराम आराम से कहते हैं। पर्सनालिटी के बहुत टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। मैं बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगी, बट बहुत बेसिकली आपको समझाना चाहूंगी। ठीक है, कोई होती है अग्रेसिव पर्सनालिटी, कि जैसे भी छोटी सी कोई बात हुई, हर चीज में एंगर आगे आ जाता है। ठीक है, उनका रिएक्शन हर चीज का एंगर से रिलेटेड होता है कभी कभी। कोई होते हैं जिनका एंजाइटी से रिलेटेड होता है। ये सारे एक इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। ठीक है, ये आपको एक दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप नहीं बोलते यार वो तो बड़ा चिड़चिड़ा रहता है यार, वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उससे बात करो तो बड़ा चिड़चिड़ा सही है। कभी कभी आप बोलते हो यार वो इतनी अच्छी है, जब भी आप उसको देखोगे वो लड़की स्माइल कर रही होती है, वो बड़ी स्वीट है। ये सारी पर्सनालिटीज हैं इंसान की। अगर आप कह रहे हैं कि आप एंग्शियस हैं और आप हमेशा घबरा जाते हैं, तो ये आपका थोड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है। ठीक है जी। अब इस पर्सनालिटी ट्रेट को आप कभी भी बदल सकते हो, ये नहीं कि यही आप ऐसे ही इंसान हो। अगर आप 18 साल के थे और आप बड़े लड़ाइयां करते थे और आप गुस्सा चढ़ जाता था आपको छोटी छोटी बातों पे, उसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े हो, 40 साल के, 50 साल के, आप कभी बदल नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑलरेडी कर ली है, कि आपने ये नोटिस करा है कि आप में ये थोड़ी डिफेक्ट है, कि आप घबरा जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है। कोई बोलते हैं ना मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, मेरे को तो नहीं चढ़ता। अगर तुम पागलों वाली बातें करोगे तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा ही। उसको कहते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट रियलाइजिंग योर प्रॉब्लम। आप उससे भाग रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरे में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप ये बात को जान चुके हैं कि हाँ जी मेरे में एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मैं छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती हूँ, सबसे पहले तो आपको अपने लिए क्लैप करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप की ही थोड़ी बहुत हेल्प करी है कि यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखेंगे ना कि यार मेरे को कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरी सराउंडिंग्स के हिसाब से मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मेरे को स्ट्रेस ज्यादा है, मेरे को एंजाइटी है। बहुत अच्छी बात है कि आप ये समझ रहे हैं अपने बारे में। लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि यार हमें रोना आ रहा है, मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बट अगर आप ये ऑलरेडी जान चुके हैं तो इसके बहुत तरीके हैं अपने आप को काम करने के लिए। आप एक एनर्जी से भरे हुए हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप में एनर्जी होती है, शाम के एंड तक आपकी एनर्जी लो हो जाती है। दैट्स व्हाई आप काम सब कुछ सुबह करते हैं। Mehak ma'am, I want to tell you something that you are explaining me everything. That's why I'm telling you कि just like मुझे ना ये मतलब कुछ दिनों पहले रियलाइज हुआ ऐसा। और दूसरा कि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। मतलब you know about epilepsy, you very well know about epilepsy. Okay, तो ये मुझे बाय बर्थ नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए हैं, मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा कर थक चुकी हुई हूँ। मैं 8 में थी, आई थिंक 2010, इन 2010 में 8 में थी। तो ये मुझे फर्स्ट टाइम सीजर अटैक आया। ठीक है, मैं फेंट हुई। मुझे रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब जस्ट लाइक मुझे मैम आप आई थिंक दिख नहीं रही है मुझे। बिल्कुल कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे इसलिए पर्सनल थेरेपी चाहिए थी। अगर मान लीजिए मुझे ट्रीटमेंट लेना है किसी साइकेट्रिस्ट से, जैसे कि मुझे आपसे लेना है, तो मुझे वो क्या करना होगा? मतलब मुझे अकेले में बात करनी है, जैसे यू नो आई डोंट वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। I think Gayatri ma'am and Kajal ma'am all would agree that I think with Sandeep we all can talk to you separately. And firstly आप ये मत सोचिएगा कि आप कभी ठीक नहीं होंगे। जैसे इतनी सारी बीमारियां हैं, ये भी एक छोटी सी इलनेस है, एलिमेंट है, इसके बहुत इलाज हैं। घबराने की कोई बात नहीं है कि मैं कैसे करूंगी, मुझसे कैसे होएगा, वो बिल्कुल आप सोचिए ही मत ऐसे। आप मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको 6 साल लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में, बेबी करने में, बट अल्टीमेटली उनका होता है बेबी, चाहे वो 6 साल बाद हो, किसी का 4 साल बाद। वो गिव अप नहीं करते कि यार हमारा तो होएगा ही नहीं, हम तो बड़े सैड हैं, हम बड़े डिप्रेस्ड हैं। ऐसा मत सोचिएगा, अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा कि आई विल नॉट बी ओके। हर चीज का एक स्टेप है, जो मैं शुरुआत से कह रही हूँ। कोई चीजें फास्ट हो जाती हैं, कोई चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं। तो आपकी ट्रीटमेंट में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। काफी इसके बहुत सारे वेरिड एस्पेक्ट्स हैं आपकी ट्रीटमेंट के, बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, थोड़े बहुत टेस्टिंग, जैसे मैम ने बोला टेस्टिंग कराइए, बहुत चीजें हैं। तो हम पक्का बात करेंगे
आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक है इसलिए बाकी सब के लिए ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. तो आई थिंक विद यू वी विल टॉक टू संदीप एंड वी विल फिगर आउट हाउ वी कैन डू द बेस्ट फॉर यू. बट फर्स्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू विल नॉट गिव होप. You will not think कि मैं ठीक नहीं होंगी, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा. You will be strong and you will make sure that हाँ मेरी तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अभी मैम मेरे को सजेस्ट करेंगी कुछ, I will be fine within 10 days, 1 week, 1 month. धीरे धीरे आप 100% ठीक होंगे. मैम पहले आप आपका नाम चेंज कीजिए, स्क्रीन पे ओप्पो नाम डाला है ना आपने. No, it's a Surbi Chandra. I will change. Yeah, then people will know now. या थैंक यू सो वेरी मच सुरभि मैम कि आप सामने आकर के अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखें. मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आपका डिटेल हमको पर्सनल चैट में एक बार डाल दीजिए, भेज दीजिए और मैं आपके साथ में बात करूंगा और मैं इन लोग के साथ में सेशन आपका रखा जाएगा. फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी सवाल हैं उसको भी लेना चाहेंगे और डेफिनेटली आपका जो है समस्या प्रॉब्लम हम चाहेंगे कि आज या कल में ही आपका सेशन रखा जाए और आगे आप जो है डिस्कस 1-to-1 में साइकोलॉजिस्ट के साथ मीट कर सकें. सो थैंक यू वंस अगेन कि आप आए और इस तरह से अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को हम सारे लोग के सामने रखें. और यह बात हम सारे लोग के लिए है, हम सारे लोग को ये बात समझना है और ये बात को सीखना है इनसे, मैम से, कि हमारे अंदर जो चल रहा है, मन के अंदर जो भी हमारे दिमाग में बातें आ रही हैं, ख्यालात आ रहा है, वह किसी न किसी के सामने आपको जरूर रखना है. जो भी आपके शुभचिंतक हैं, आपके भाई हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो बहुत अति आवश्यक होता है. बहुत बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ अपनी बात, तो वो हमारा मजाक बनाएगा, हमारे ऊपर हंसेगा. लेकिन हकीकत क्या है कि अगर वो बातें आप अपने मन में ही रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप फिर उसी में ही अंदर अपने ही हिसाब से जाला वाला बुनते और फिर उसी में ही घिर जाते हैं आप, और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो शायद आज का जो सेशन है हम लोग इसीलिए रखे हुए हैं कि आपके मन में जितनी भी बात है वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो पूछ सकते हैं. तो मैं आप सारे लोग से आग्रह करूंगा कि कोई भी पर्सनल रिलेटेड चीज है तो आप उसको जो है हमारी माध्यम से चैट हमारे माध्यम से फिर हम लोग 1-to-1 में सेशन रखेंगे और आपका स्पेशल उसके रिगार्डिंग सेशन होगा, टॉक चलेगा. तो आज जो इन जनरल सवाल है उसको हम लोग लेंगे आगे. तो जैसा कि मैं चैट में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सवाल है अशोक जी का, तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपनी जुबानी उसको पूछें. तो ओवर टू यू अशोक. गुड आफ्टरनून मैम. मेरे शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गया है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बाबा हैं या दिस है दैट है. जब वो आते हैं तो शरीर में अनेकों प्रकार का कंपन वगैरह सब होने लगता है और अभद्र शब्द, जैसे कि कोई ऐसा चीज हम लोग बोलने लगते हैं जैसे कि हम बाबा हैं या ये हैं वो हैं, खाने को ये हो गया, चिल्लाने को ये हो गया है, हम लोग दूसरे टाइप का करने लगते हैं. तो क्या सही है कि बाबा है हमारे शरीर में? हेलो. आपको किसी ने बोला है कि आपके शरीर में बाबा है या आपको खुद लगता है कि आपके शरीर में बाबा है? आप जो जैसे करते हैं, आप कह रहे हैं, तो आपने किसी से पूछा कि आपको क्या लग रहा है, या आपको खुद ये फील होता है कि आपके अंदर कोई आत्मा है या कोई बाबा है? नहीं, हमको कोई फील ऐसा नहीं सुन रहे हो तो आपको लग रहा है, या एक्चुअली में आपको क्या लगता है? आप मुझे अपना बताइए, लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़ो, आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन जब वो आते हैं तो शरीर में दूसरे का होने लगता है, जैसे कि कंपन हो गया, पूरा ऐंठन पूरा चालू हो जाता है. ठीक है, अच्छा. और बताइए इस बारे में, और क्या लगता है आपको? आपके घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले परेशान घर वाले क्या कहते हैं? जी, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, पागल हो गया या दूसरा कुछ हो गया, इसको ऐसे करके बोलते हैं. कितने टाइम के लिए होता है ऐसे? 1 घंटा, 15 मिनट, ऐसा कोई टाइम है?
हाँ जी, शुरू में तो दिन भर ऐसा रहता था, दिन भर, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। अच्छा, और ऐसे होने से पहले आपको कैसा लगता है? जैसे पानी पीने से पहले प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, जी ऐसे आपको फीलिंग आती है ना, भूख लगती है तो इंसान खाना खाता है, तो ऐसा जब आपको लगता है उससे पहले आपके अंदर की फीलिंग क्या है, मुझे ये बताइए। आपको कुछ क्या नहीं ऐसा होता है। लगने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, मेरे को पसीना आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है? जी इसको सिम्टम कहते हैं। सिम्टम जैसे कहते हैं ना, बुखार चढ़ना, गर्म होना, मतलब बुखार चढ़ रहा है। तो आप जब ऐसे पहुंचने वाले हैं, जो जो भी आप कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, उससे पहले आप मुझे बताएंगे आपको कैसा लगता है? जी, वही घबराहट टाइप का होने लगता है, देह में पूरा शरीर में ऐंठन होने लगता है, और कोई भी ऐसा शब्द हम नहीं बोल पाते हैं जो अंदर बोलना चाहते हैं अंदर से, वो बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, उसके और बाद आप कह रहे हैं कि पहले ये बहुत होता था, अब ये कम हो गया है, जी आपने ये बोला ना, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से ये कम कैसे हुआ है या क्यों हुआ है? जी, तो वही तो जैसे कि पूजा पाठ वगैरह करने लगे, इसके बाद ठीक हो गए। पहले तो पूरे पूरे दिन आप कह रहे। जी, हाँ जी, पूजा पाठ करने हाँ लगे, जी, आपको सुबह आवाज आ रही में। है मेरी? जी, हेलो। हाँ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे मेरी हैं जी। आवाज आ रही है? अशोक अशोक अशोक, एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी पर्सनल जो रिलेटेड चीजें हैं, प्लीज इस कॉल में अगर ना ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये कॉल पहली चीज तो रिकॉर्ड हो रही है, और दूसरी चीज कि हम लोग जो फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे तक आए, और हम मैम लोग के साथ में एक कॉल रखेंगे जिसमें आप रहें और मैम रहें, और अपनी सारी समस्याओं को आप उनके सामने रखें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर कर सकें, शुरू से क्या क्या आपको इश्यूज आई है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हुई है, क्योंकि ये प्रोसेस एक है और उसके लिए एक समय जाता है। आप उसके लिए आपका स्पेशल 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन होएगा, और वो चीज हम लोग ऐसे 10 मिनट में डिस्कस करके रिजल्ट नहीं मुझे दे बस सकते। सो महक मैम, आप अगर कुछ बोलना चाह रही हैं तो आपकी आवाज कट रही है, तो या अशोक जी, आपको भी मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा, और एक ऐड करनी है या कि प्लीज। एक पार्ट हम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जी ओके मैम। तो आगे शुक्रिया आप सारे लोग को, जितने भी ऑडियंस और जितने भी आप लोग ज्वाइन आज करे हैं। सचमुच अगर मैं देखूं, जो हम लोग 37 लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो इस सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और आप सारे लोग के पास ढेर सारा सवाल है, ढेर सारी बातें हैं पूछने के लिए। चैट में भी ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी देव जोई जी ने जो सवाल रखा है, उन्होंने पूछा है कि अगर if anyone does not want to share anything, then what type of therapy method we can apply on her? तो आप भी आप भी तो साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप भी तो बच्चों के लिए ये काम करते हैं जो कोलकाता में, और उनका सवाल ये है, प्लीज या जायत्री मैम या काजल मैम या महक मैम, तो आप उससे कोई भी। Okay, fine. So I would love to answer this question. Answer. May I know किसने सवाल पूछा है? मुझे बस नाम सुनाई नहीं दिया. Can you please repeat Sandeep again? या देव जोई। देव ज्योति, right? या देव जोई। देव जोई। या देव देव जोई। जोई. Okay. Hi देव जोई. So जो आपके सवाल है, ये वैरी करता है कौन से एज ग्रुप के ऊपर आप काम कर रहे हो उसको लेके। वेदर यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो या बड़ों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? तो पहले को ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो एंड इफ द बच्चा वो कुछ बात नहीं करना चाहता है, या आप सवाल पूछ रहे हो वो फिर भी आपको कुछ रिप्लाई नहीं देना चाह रहा है, तो उसका कुछ अलग अलग सा मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ड्रॉइंग के जरिए से, या कुछ जिसको हम लोग प्ले थेरेपी बोलते हैं, बहुत सारे प्ले के जरिए से, बहुत सारे मतलब जिसके जरिए से ग्रुप डायनामिक्स
या social dynamics or family dynamics or dynamics in the in the school or like I mean within the peer group आप explore कर सकते हो. If they are not replying back, अगर आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, आप वहाँ पे ये सारे टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो. अभी जैसे आपने पूछा, अगर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, अभी रिप्लाई ना देना का दो कारण हो सकता है. इधर माय पेशेंट इज और माय क्लाइंट इज रेजिस्टेंट, वो रेजिस्टेंट है, और दूसरा हो सकता है वो बहुत रिलक्टेंट है. ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है, लाइक रेजिस्टेंट मतलब जिसको बहुत ढीठ है, मुझे नहीं बोलना है, और रिलक्टेंट मतलब क्या, मुझे नहीं पता मुझे मम्मी पापा ने यहाँ पे क्यों खींच के लाए, राइट. तो ये दो तरफ का क्लाइंट आपको दिखाई देगा जो अभी जवाब नहीं दे रहा है. अभी जो दूसरा वाला है, अगर आप एडल्ट के साथ काम कर रहे हो, तो एडल्ट के साथ काम करने में जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, नंबर 1 सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग और प्रोबिंग आफ्टर प्रॉपर रैपो एस्टैब्लिशमेंट. उसके बाद ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यार अब मेरा पेशेंट मुंह ही ना खोल रहा है, राइट. जब आपके पेशेंट आपके कमरे पे आ रहा है या आपके क्लाइंट आ रहा है, डेफिनेटली आप एक केस रिकॉर्ड फॉर्म तो आप भरोगे, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखे, मतलब वहाँ पे आपके MMSE हो सकता है, या आपके बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल हो सकता है, एकेडमिक्स को लेके हो सकता है, प्रेजेंट फिजिकल कंसर्न, साइकोलॉजिकल कंसर्न. आप अभी भूल जाओ मेन कारण क्या है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर कुछ डिटेल्स तो आपके पास मिलेगा ना. प्रोबेबली आप वही टॉपिक को लेके अपना सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग या प्रोबिंग स्टार्ट कर सकते हो. डेफिनेटली योर पेशेंट इज गोना रिप्लाई यू समथिंग, प्रोबेबली यहाँ पे हाइडिंग बिहाइंड द बुश हो सकता है, और प्रोबेबली आपके बात को इग्नोर कर सकता है. बट हियर कम्स द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल प्रोबेबली उसके ऊपर भी बेस रहती है, एंड सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग के जरिए से छोटा छोटा जो आपको क्यूज मिलेगा उसको ऐड कर सकते हैं, राइट. आफ्टर दैट कम्स एम्पैथेटिक स्टेटमेंट. एम्पैथेटिक स्टेटमेंट इज वंडरफुल अगर आपने उसको थियोरेटिकली, नॉट इमोशनली बट थियोरेटिकली अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे धीरे 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 धीरे, देन डेफिनेटली योर पेशेंट विल ओपन अप. आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गेस दैट नहीं, मेरा पेशेंट बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहा है. So there comes the role of the family members. Definitely you can always interact with the family members and आप उनको पूछ सकते हो आप इसको लेके क्यों आए हो. देखो अगर 18 साल के नीचे है तो सब कुछ सही है, हम मम्मी पापा के साथ या जो भी उनके प्राइमरी केयर गिवर है उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं. पर प्रॉब्लम क्या होगा अगर above 18 है या एडल्ट है, उस टाइम पे भी डेफिनेटली अगर आप देख रहे हो आपके पेशेंट नंबर 1 रेजिस्टेंट है और रिलक्टेंट है, आपने जो डेटा शीट भरा है मतलब केस रिकॉर्ड फॉर्म, उसके जरिए से भी प्रोबिंग एंड सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग एंड इवन एम्पैथेटिक स्टेटमेंट देने के बाद भी आपके सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है. प्रोबेबली चलो अभी आप सेकंड सेशन में हो, आपने समराइजेशन किया, पैराफ्रेजिंग किया, फिर भी सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है. उसके बाद डेफिनेटली आप उनके मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा बात कर सकते हो जानने के लिए आपका बच्चा यहाँ पे क्यों आए हैं. तो जो प्रोबिंग अभी आप पेशेंट के साथ कर रहे हो उतना ही प्रोबिंग आप मम्मी पापा के साथ करो, एंड आल्सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ द पर्सन इज नॉट रिप्लाइंग बैक और काइंड ऑफ इग्नोरिंग, बात नहीं करना चाहता है, आप उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हो पर फिर भी उसको मदद नहीं लेना है, बट ही इज नॉट रेडी. लाइक इट्स अबाउट द प्रिपेयर्डनेस और प्रोबेबली सम आर हेजिटेशन और सम आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश. बहुत सारे यहाँ पे एस्पेक्ट्स आ सकता है. So probably if you have absolute clarity what is the reason, पहले उनका behavior क्या था और the brief history of the behavior, probably last 1 year or 2 years depending upon कैसे आपको data मिल रहा है, you can definitely correlate patient और your client's current non-verbal behavior उनके साथ जो current data दे रहे हैं उसको देके हल्का सा challenging mode पे काम कर सकता है. उसके बाद definitely you should bring empathy always. So यहाँ पे systematic empathetic management is the most important thing if you want to break the resistance or reluctance among any clients. Yeah, thank you so much, ma'am. I have a question. Yeah, हमारे पास और भी तो सवाल आ रहे हैं तो हम चाहते हैं समय. Sandeep, can I ask one question? Abhishek this side. Yeah, Abhishek, go ahead please. Yes. So hey guys, Abhishek from Pune. Actually, as a hobby, I'm a legal activist. Okay, so I help people in terms of matrimonial legal cases and other civil cases. Now, a trend we see, there are a lot of matrimonial cases between the husband and wife, and
I got a call, from multiple folks. They are strangers and all. I do help them, right? But the thing is that sometimes when these ongoing matrimonial cases, legal cases, right? I mean, few of the people, for it is a very stressful, right? I try to help them legally, but and I try to push them to meet with a psychologist or with a psychiatrist, right? So that they can get a right treatment. But every time they think about that, okay, they do not need a psychologist or they do not need a psychiatrist, right? And sometimes it happened that the person they may get into the false cases also, right? Specifically the maybe one party had put up the false cases against the other party, right? And sometimes they give me a call and they sometimes think that, okay, this is something, a false trap and all, and they just want to end their life, right? I mean, they are very huge and stressful, right? And when they give me a call, I also get scared, right? Because I don't know how to handle those folks. And I keep telling to them that you need a psychologist or a psychiatrist, but nobody hears me, right? So how to handle such crowd? I mean, who reach me, because I try to help them, but at the same time, it is my moral responsibility to push them to the right people, so that they can get healthy mentally. Thank you. शुक्रिया अभिषेक जी। मैं काजल मैम आगे पढ़ने से पहले एक पॉइंट मतलब इन्हीं के सवाल से रिलेटेड ही मेरे पास भी सवाल था, तो मैं चाहता हूँ उसको ऐड कर दूं तो एक ही साथ में दोनों का सवाल हो जाएगा। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, वो आज कॉल पर नहीं आ पाया। सेम कुछ दिक्कत उसके साथ भी होती है और हम लोग ने कुछ सेशंस भी कराए हुए हैं और वो बीच में जो फेसबुक वगैरह पर भी इस तरह के पोस्ट डाला था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही ये चीजें और मेरा मतलब मन नहीं है या कुछ भी कर बैठने का इच्छा हो रहा है, ढेर सारी इस तरह की बातें। तो ये वाला जब आती है सिचुएशन तो उससे किस तरह से डील कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई हमको फोन करके रात को 11 बजे बोल रहा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में उस इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट के पास जो है ट्रांसफर करने से पहले, उनको जो कॉल लगाने से पहले, तो वो टाइम 1-2 घंटे के लिए हम लोग जो किस तरह से उनके साथ बात रख सकते हैं या मतलब क्या क्या चीजें हमें जो है ध्यान में देना चाहिए उसको प्लीज। ओके, सो आई लाइक टू आंसर दोनों क्वेश्चंस का एक बहुत सिमिलर ही आंसर है। आई नो मैट्रिमोनियल, आई एम मैरिड, मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, मेरे 2 साल का बच्चा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई ना हुई हो या हमारी प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी बहुत सारी हैं, रोज नहीं आ जाती हैं, चली जाती हैं, हम ठीक हो जाते हैं। एक इंसान की डिफरेंट नेचर होती है, ठीक है। कभी कभार हस्बैंड वाइफ इसलिए नहीं साथ रह पाते क्योंकि लोगों को उनकी नेचर, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब आई वुड लाइक टू टेल मिस्टर अभिषेक दैट वो कह रहे हैं कि लोगों की बातें सुन के उनको खुद स्ट्रेस होता है, उनको खुद एंजाइटी होती है। सबसे पहले अभिषेक आपको अपना ध्यान रखना है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी कर रहे हैं, ये प्रोफेशंस हैं, आप लॉयर हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं। उस प्रॉब्लम को सुन के उस प्रॉब्लम को ठीक कर आप तभी सकते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है। फर्स्टली आपको गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग दैट ओके लेट्स ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हैविंग सेड दैट, कभी कभार मुश्किल होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मैं क्या करूं, लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत डिफिकल्ट है। बट आप अपनी तरीके से अपना बेस्ट दीजिए, आप उनको समझाइए। एक हस्बैंड वाइफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी भी जॉब एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ तभी ठीक हो सकते हैं अगर वो कम्युनिकेट करें। अगर आपके जो मन की बात है आप एक दूसरे से शेयर करें कि यार मुझे ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही या मुझे ये करना है या कुछ भी, एक जब तक आप चुप रहेंगे, आप किसी को बता ही नहीं पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया अनफॉर्चुनेटली, मैं बैकवर्ड तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को अभी भी पागल इंसान का डॉक्टर माना जाता है। हमको ये नहीं समझ आती कि पूरी दुनिया में
लोग, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमने लोगों को दिमागी तौर से उनकी मदद करी है, तभी हमें ये दर्जा दिया गया है। अब आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर काट रहा है, आपकी सर्जरी कर रहा है, वैसे ही हम मेंटली एक इंसान की मदद करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हैं या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। लोग घबराते हैं कि यार लोगों को लगेगा हैरान, ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसमें कोई दिमाग में कुछ इशू है। हमको सबसे पहले ये स्टिग्मा हटाना है इस देश से, क्योंकि आई थिंक ये सिर्फ इंडिया में ही है, बाकी सब कंट्रीज में लोग प्रोफेशनल से बातें करते हैं, आप हमें गाइड करिए। सो ये इस बात से वो डरते हैं कि हमें लोग समझेंगे कि हम पागल हैं। बट अगर लोग सुसाइड और अपने जीवन को एंड करने की बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको एक प्रोफेशनल की मदद की जरूरत है। अब वो इंसान क्या जा रहा है, आई नो लोगों की कोविड की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी लो हो गई है, खर्चे उतने ही है, बच्चों की फीस है, खाना है, काफी चीजें हैं, उसमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो उनको लगता है कि हम जीना ही नहीं चाहते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ का ये एक थोड़ा सा क्षण है, थोड़े मिनट है, थोड़े घंटे, थोड़े दिन है जो मुश्किलों से भरे हुए हैं। जैसे कहते हैं सूरज उगता है ढलता है, वैसे ही आप ये मत समझिए कि ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। कोविड, अब देखिए थैंकफुली कोविड की सिचुएशन बेटर है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। लाइफ एंड करने का ये कोई एक आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए ये। और अगर आपके दोस्त, आपके किसी फैमिली मेंबर के दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, आप उनके साथ रहिए, आप एक रहिए। आप ये मत सोचिए कि वो अलग इंसान है यार, अपनी प्रॉब्लम से डील करेगा, वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके साथ रहिए, उससे बातें करो, उसको मोटिवेट करो, उसको अच्छी अच्छी चीजें, उसके लिए खाना बनाओ जो उसको अच्छा लगता है खाना, उसको जैसे मैम ने बोला मेडिटेट कराओ, बातें करो, एक नई हॉबी ढूंढो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। ये ख्याल आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, आपके फ्रेंड के दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़े हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसे मत सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते। एंड व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमनी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो कभी कभार थर्ड पर्सन नहीं समझ पाता, उनके बीच में जो है वो ही सॉल्व कर सकते हैं। आप बस एक माध्यम है, आप एक लॉयर हैं कि आओ बैठो बात करो। पर अगर आप उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं मिस्टर अभिषेक, देन क्या पता आपको थोड़ा सा उनसे हटना चाहिए, ताकि आप खुद अपने आप को स्ट्रेस ना दें। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान तो खुद ही रखना है ना। उनको गाइड करिए, बहुत अच्छी बात है, आप उनको हेल्प कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके प्रॉब्लम्स की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़े से डिस्टेंस से गाइड करिए। आप 1-2 दिन का ब्रेक दीजिए कि चलो 2-3 दिन सोचते हैं, फिर 3 दिन बाद बात करते हैं। मैं ये हर इंसान को बोलती हूँ कि इमीडिएटली कभी सोल्यूशन नहीं मिलता चीजों का, बट ऐसा नहीं है कि कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हर चीज अपने टाइम पे होती है। So please, if anyone is contemplating suicide, is having such thoughts, do not leave them alone. Please उनके साथ रहिए, उनसे बात करिए, उनको अच्छा फील कराइए। और ये आपके विलेज में कहीं पे भी इंडिया में मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान एक साइकाइट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, वो इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि उसको पता है उसे मदद चाहिए। ही इज इंटेलिजेंट, वो दिमाग में उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ही इज अ स्मार्ट पर्सन। उसके लिए क्लैप करनी चाहिए, उसको पूरे गांव में, पूरे विलेज में, पूरे शहर में बोलना चाहिए यार ये इंसान इंटेलिजेंट है, देखो ये अपनी मदद कर रहा है खुद, ये ठीक हो जाएगा। सो आप जब तक ये अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागल लोगों के लिए है, तब तक लोग भी उनके पास नहीं जाएंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने करनी है एज अ होल, एज अ कम्युनिटी, दैट इफ यू आर इन नीड यू मस्ट टॉक टू अ प्रोफेशनल, बिकॉज ओनली दे कैन हेल्प यू। सर्जरी एक सर्जन कर सकता है, वो क्योंकि वो प्रोफेशनल है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट सिर्फ तभी हेल्प करेंगे जब आप उनके पास जाएंगे। सो प्लीज यू मस्ट गो। Sure, ma'am. Thank you. Point noted. Also, very well explained by Mehak. I'm sorry, Jayatri, I just take 1 minute. Yes. Very well explained by Mehak. जब संदीप ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई दोस्त रात को 2 बजे फोन करता है तो क्या करना है,
राइट, कि उस समय मैं ऐसा क्या करूं कि वो चीज वो लोग वहीं पे रुक जाएं। तो सबसे बेस्ट होगा कि मैं उस अपने फ्रेंड से फोन पे बात करते ही रहूं, प्लस मैं अपने कहीं से भी किसी अपने फैमिली मेंबर को किसी को जगा के बोलूं कि उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को फोन लगाइए, उनके आजू बाजू में जो भी रह रहा है फोन लगाइए, उनके घर पे जाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए। जब भी हमारे अंदर सुसाइडल थॉट ऐसा लगता है कि मुझे अभी अपनी लाइफ एंड करनी है, एक तो पहली बात हमारा दिमाग उस एक पॉइंट पे इतना ज्यादा फोकस्ड होता है कि और कोई बात समझ नहीं आएगी, तो सामने वाला भले ही कुछ भी बोल रहा है वो मेरे अंदर नहीं जाने वाला है, I will not be able to understand. So in that scenario, I have to inform that parent, the so and so parents, neighbors, जो भी हैं उनके आजू बाजू में, कि आप प्लीज वहां पे तुरंत पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, 2 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, तुरंत तुरंत उनके साथ बैठिए। और जब दूसरा दिन होता है तो आप तुरंत उनको किसी प्रोफेशनल के पास लेकर जाइए, आप भी बैठिए, अपने दोस्त को बिठाइए और सामने सामने बात करिए। ये जो होता है ये क्राइसिस प्लान होता है कि करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, आप कितना भी बात करेंगे पर दूसरे दिन भी वो चीज हो सकती है, फिर आप क्या करोगे? So you have to have come up with a solution, and this is the right way how to stop people from going in that direction. All right. Then when Abhishek asked how to deal with medical legal cases, and when people don't understand, people don't take your words seriously, they don't want to go to the psychologist or the counselors. Uh, uh, this happens because there is less rapport building. क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा एक नेचर होता है कि हम हेल्प करने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक जो बाउंड्री होती है प्रोफेशनलिटी की, वो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जैसे ही ये होता है वैसे क्या हो जाता है कि मुझे हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है, बट क्या मैं उस इंसान को राइट डायरेक्शन में हेल्प कर रहा हूँ? क्या मैंने उस इंसान को हर चीज बताई है कि अच्छा आपका डिवोर्स होने वाला है, आपको इन चीजों इन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, आपके लिए हम एक काउंसलर कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान हायर कर रहे हैं जो आपको दोनों पार्टीज की बात समझाएगा। अगर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है तो हम उस पे बैठ के बात कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप उनको समझाएंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे क्यों कोई चीज की जाती है, तो शायद वो आपकी बात समझे और उस पे एक दफा तो जरूर उस पे एक्शन ले। अगर हम ये चीज नहीं करते तो क्या होता है कि आप मेरे पास आओ और मैंने बोला कि आप इनके पास चले जाइए, तो रैपो बिल्डिंग नहीं हुआ। आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट करोगे? तो आप अपने मन में क्या सोचेंगे कि मैं तो उनके पास गया था इतनी उम्मीदें लेके, इन्होंने कह दी किसी और के पास चले जाओ। क्लाइंट ये नहीं समझेगा कि मुझे वो चीज नहीं आती है तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आपको अच्छे से बैठ के सारी चीजों के बारे में समझाना है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसीलिए मैं आपको वहां भेज रहा हूँ ताकि कोई और भी है जो आपको इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता है, तो वो Right, चीज right. सॉल्व हो जाएगी। Correct, correct. The only challenge, Kajal ma'am, which it comes when they actually called, and I mean, couple of times they ask the legal question that okay, this is what they need to do. Both the parties are staying separate, right? And they want to know that okay, they got a notice from wife or maybe from someone, maybe the false cases, right? The alimony cases, or maybe the custody cases. So first time they talk normal, second time they again they again talk the same problem, but they start crying. Even though it does not matter, she is a 35 or a man is a 45, they start crying, right? I told them that okay, no, don't worry, you should reach there, and legally we will make it out. But after 2 days again they again on the same pitch, right? They again start crying, right? So crying every time, how does it help? I mean, because I am not a trained professional. Even if I guide them that okay, you should be reaching to take some professional help, then again the same thing will come appear that okay, I'm not a mad, or I mean, I'm over emotional person and this is why it is happening, but you also don't understand. So I want to help them, but I mean, I'm an activist which can help them free legally, right? But I'm not a trained professional. So I don't want to I don't want to see them crying, right? So every time it's a problem, right? So Abhishek, in that situation, what you should do is you should collaborate with a trained professional first. Immediately after the session gets over, please contact a trained professional, someone who could really sit with you in every session that you are dealing with, every case that comes to you, so that you have someone who can right there understand what the client is saying and right there explain, okay, this is right and this is wrong, this is what we need to do.
By doing this, you will be avoiding all these problems. The second thing, when you mentioned that the client cries and repeats the same thing over and again, this is called circumstantiality. It is a phenomena. It is something which is, like, if I'm the client, I'll come and again to you. Like in every visit, I'll say the same thing from the very start. You already know it. For you, it is already heard, सुन लिया है, खत्म करो. But मेरे लिए वो problem अभी भी वैसी ही है. ठीक है? तो your effort, you as a counselor, your effort has to be in the area where you are trying to push me कि चलो, okay, I understood, this is your problem, but let us now move to the solution part. So what you will do is you will take chalk and a board, you will, okay, this is where we are, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हमें गाड़ी पकड़ के यहाँ जानी है. तो जब आप ये समझाएंगे ना फिजिकली, आपको यूज करना पड़ेगा ये सारी चीजें. आपको पेपर और पेन उठाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि देखो हम स्टेशन ए पर हैं, स्टेशन बी तक पहुंचना है, पहुंचने में दिलचस्पी है, आपको जाना है कि नहीं जाना है. जब आप ये सारी चीज क्वेश्चंस करोगे तो बोलेंगे हाँ हाँ जरूर जाना है ना. तो फिर आप कहोगे कि हाँ, तो जाने के लिए हमें थेरेपी की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, काउंसलिंग की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, और हौले हौले वो ट्रेन चल के उस स्टेशन तक पहुंचेगी. तो वो ट्रेन मैं नहीं चला रहा हूँ, वो ट्रेन कोई और चलाएगा जो ज्यादा एक्सपर्ट है उस एरिया में. क्या मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ? और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे समझाओगे तो कोई भी ना खाएगा, वो जरूर कहेंगे हाँ एक बार तो मैं मिलना चाहूंगा. थैंक यू सो मच काजल मैम. समय का अभाव है, नहीं तो हम लोग जरूर, अगर थोड़ा सा समय पहले जानकारी होता कि ऑडियंस इतनी इंटरेस्टेड मिलेगी, तो मैं एक कॉल 1 घंटे नहीं बल्कि हम लोग एक कॉल को 2 घंटे के लिए जरूर रखते और बहुत ढेर सारा डिस्कशन हो पाता. हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं अंत की तरफ कि आज का कॉल ओवर करा जाएगा. उससे पहले मैं चाहता हूँ 1-2 सवाल सिर्फ और है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम हम लोग अभी और आगे जो समय लेंगे. तो एक हमारे मित्र हैं जो हर एक वेबिनार में वो ज्वाइन होते हैं, और वो पाकिस्तान से हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं वो भी, और इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके जरिए हमारी उनसे मुलाकात हुई थी. राना खुर्रम खान करके हैं. तो राना, मैं चाहता हूं कि आपका सवाल आप खुद ही पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर आप पूछ सकते हैं. हमें जानकारी मिला था कि आपका बीच में एक्सीडेंट हुआ था, सो आई एम सो सॉरी. तो राना, आप बोल सकते हैं. हाँ संदीप, आ रही है आवाज आपको मेरी? जी 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 बिल्कुल, आप पूछ लीजिए सवाल. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए. अच्छा, माशाल्लाह से अच्छी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं. मैं बेसिकली एक चीज है कि क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ कि एक मेरा एक मसला, यानी ये कह लें कि या जो भी है कि मेरे साथ कोई नहीं अगर बोल रहा तो लेट्स सी कि मैं उसके पास खुद भी पहुंच जाता हूँ कि यार ये क्यों नहीं बोल रहा. और जिसके साथ दोस्त वगैरह हो या कोई काम वाले हो, मेरे साथ कोलीग्स वगैरह, तो मैं उनके घर तक पहुंच जाता हूँ कि यार ये क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों नहीं. एंड तक जाता हूँ जब तक अगले एंड से कोई जवाब ना आ जाए कि नहीं हमने नहीं बात करनी है, कुछ भी है. जब तक अगले से उसका निकाल नहीं लेता कुछ भी सवाल वगैरह कि ये बात क्यों नहीं कर रहा, तब तक मैं उसकी तरफ यानी एक समझ लो कि उसका डोर नॉक करता रहता हूँ. तो इस चीज को हम मेडिकली क्या कहेंगे कि यार ये बात ठीक है कि नहीं ठीक, कि उस बंदे को तंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तंग करना नहीं कहेंगे इसको हम हेल्प करना कहेंगे इन वेरी सिंपल फॉर्म. आप अगर अपना देखिए, सब इंसान का वक्त 24 घंटे ही है आपके पास दिन में. आप 26 नहीं कर सकते उसको, आप 28 नहीं कर सकते, आपके पास 24 घंटे हैं. अगर उस 24 घंटे में से आप थोड़े घंटे, क्षण, मिनट, जितना भी टाइम अपने दोस्तों की मदद के लिए निकाल रहे हैं, आई थिंक उससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता. इसको तंग करना बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको तो मदद करना कहेंगे. और अगर हम सब, आप सोचो अगर एक इंसान दिन में एक इंसान की मदद कर सके, तो अगर हमारे पास 2 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ की मदद कर सकते हैं. तो आई थिंक आप तो एक एग्जाम्पल हैं. आप जैसे लोग, हमको आपके जैसा बनना चाहिए. अगर कोई चुप है, कोई अपनी बात नहीं बता पा रहा, कोई सहमा हुआ है, कोई डरा हुआ है, और आप कह रहे हो नहीं यार तू मुझे बता, मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता.
आई थिंक हम सबको ये करना चाहिए, हमें ये ठानना चाहिए कि हम आज एक इंसान की मदद करेंगे। हम अपने एक दोस्त को फोन करेंगे कि भाई तू ठीक है, कोविड चल रहा है, तुम्हारी खानदान ठीक है, तुम्हें मेरे से कोई मदद चाहिए। मैंने मेडनीट इंडिया फाउंडर, आई एम द फाउंडर ऑफ मेडनीट इंडिया। मैंने ये इनिशिएटिव ऐसा बनाया कि अगर किसी के पास दवाइयां नहीं है और किसी के पास घर पे दवाइयां एक्स्ट्रा पड़ी हैं, तो बस आप उसको दवाइयां भेज दो। बहुत सिंपल है, क्योंकि कोविड की दवाइयां कॉमन है। इस छोटे से मेरे हेल्प ने मुझे संदीप से मिलवाया। बहुत छोटी सी चीज करी है मैंने, आई हैव नॉट डन समथिंग वेरी बिग, बट अगर ये हर एक इंसान एक एक इंसान की मदद कर सके तो हमारे आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वी विल नॉट नीड एनीबडीज हेल्प, वी विल नॉट, we will be very, I think everyone will be very happy. So इस phenomenal को I think pure empathy और sympathy के नाम से कहते हैं। empathy वो होता है कि दूसरे इंसान को अपनी situation में समझना और उसकी मदद करना। आप बहुत ज्यादा empathetic इंसान हैं और हम सबको आपके जैसा होना चाहिए। We want to thank you and we want to make sure that हम सब भी बिल्कुल आपकी तरह लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। असल में जिस टाइम पे मैंने चैरिटी का काम पाकिस्तान में शुरू किया था कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो स्टार्टिंग में यही होता था कि लोग कहते थे, क्योंकि मैंने ये देखा कि आप जब अच्छे काम के लिए किसी भी यानी चलते हैं आगे, तो लोग आपके एंटी बेतहाशा खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। तो मुझे एक बचपन से आता था कि जो मुझे कह देना कि ये नहीं हो सकता, वो I will do it। ठीक है, तो मैं उसको करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हुई 2002 से लेके टिल आज तक। और माशाल्लाह से अब मुझे जब कैंसर हुआ था, मैंने उसी नाम को यूटिलाइज किया। लोग डरते हैं, भागते हैं कि कैंसर के नाम को यूटिलाइज नहीं करते, या कैंसर से क्योर हो जाए तो लोगों की हेल्प आउट के लिए नहीं सामने आते। अब मुझे यहाँ पे पहचाना जाता है खुर्रम बाबर कैंसर सर्वाइवर, और मुझे बड़ा फख्र होता है कि एक डिजीज थी, मैंने उसको बीट किया। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ मिलके, डॉक्टर्स ने मिलके, पैरामेडिकल स्टाफ ने मिलके मेरी सपोर्ट किया। मैं दूसरों को लेक्चर्स दे रहा होता हूँ, और मैं यहाँ तक होता हूँ कि अभी उनके लिए यहाँ पे हमने एक सेंटर्स बनाया है पैलेटिव केयर के नाम से। वहाँ पे उनकी पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं, जिनके पास मोर्फिन खरीदने के भी पैसे नहीं होते, यानी 200-300 रुपए की मोर्फिन नहीं खरीद सकते, और वो आना जाना उनका मसला होता है। तो हम लोगों ने उनके लिए सारा यहाँ पे काम स्टार्ट किया, और इस प्रोजेक्ट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी 2 साल पहले, और अब माशाल्लाह से लोग खुद कह रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि मेरी माँ एक चीज कहती होती थी कि बेटा कभी भी दिल में किसी के लिए कोई गलत चीज नहीं रखनी, हमेशा आप एक्टिविटी करो, उसके बाद फिर देखो कि किसी का मजहब क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना शुरू कर दो आप। तो ये था, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया इस चीज को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं। आप जैसे और लोग हों तो क्या है, ऐसे ही होना चाहिए सबको। थैंक यू खुर्रम जी। सुजीत, आपका कुछ सवाल है? मेरे को जी सुजीत, अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जी थैंक्स संदीप सर, थैंक्स काजल मैम। शायद आप मुझे पहचान नहीं रही हैं, लेकिन आपकी कंसल्ट की वजह से शायद मैं जिंदा हूँ। मैं बिल्कुल पहचान रही हूँ। मैं 2 बार मैम अटेम्प्ट कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। आपने बहुत अच्छा कंसल्ट किया, अच्छे से समझाया, और आज बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। तालियां। थैंक यू मैम, आप मेरी आदर्श बन गई हैं तभी से। थैंक यू सो मच सुजीत। और अपनी स्टोरी शेयर करके ना आप हम सबके आदर्श बन गए हो। How beautiful your smile is. थैंक्स मैम, आपकी वजह से है। हम तो खो गए थे बिल्कुल। खो जाने, पता है अगर हम खोएंगे नहीं तो खुद को ढूंढेंगे कैसे, इसलिए खोना जरूरी है। आगे के लिए मैम थोड़ा सा कुछ बताइए। आगे के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और दूसरों की हेल्प करिए। अब जी बिल्कुल।
So thank you very much सुजीत। थैंक्स सर। अब ये आज के कॉल को आई थिंक हम लोग को इधर ही रुकना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी 10-12 मिनट कुछ लेट कर चुके हैं, तो बारी आती है तो थैंक यू बोलने की। आप सारे पैनलिस्ट जो आप लोग आए, आपका समय निकाल करके, और आपको रियली थैंक यू सो वेरी मच। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि आज के कॉल में हमारे साथ न्यू दिल्ली से थी महक मैम, जयत्री मैम थी गुजरात से, और काजल चंद्रा मैम थी मुंबई से। तो महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली, इसके साथ में बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, बहुत सारी जगह से लोग एक साथ जुड़े और ढेर सारा सवाल जवाब हुआ। ढेर सारी आप लोग पाकिस्तान से जुड़े, या पाकिस्तान जो बिल्कुल पाकिस्तान से जुड़े, और आप सारे लोग अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को इतनी ही सरल लहजे में उसको रखा, और रख करके बहुत ही अच्छे ढंग से उसका आपको जवाब मिला। और आप में से कुछ लोग को रिक्वेस्ट करा गया है, बोला गया है 1-to-1 डिस्कशन के लिए हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग की रुचि को देखते हुए हमें ये चीज आभास हो रहा है, चीज लग रहा है कि हम लोग इस तरह का कॉल एटलीस्ट 1 महीने में एक बार जरूर रखें, कि जिससे आप लोग की और भी जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, या जो आपके और भी ढेर सारे मित्र हैं उनको भी आप बता सके, और वो लोग भी इस कॉल के जरिए जो है फायदा उठा सके। सो थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर से आप सारे लोग को मैं चाहता हूं कि जो लोग भी वीडियो नहीं ऑन की हैं एक बार ऑन कर लें, तो हम लोग एक फोटो लेंगे या और उसके बाद 10 सेकंड और जो नहीं वीडियो ऑन किए वो कर सकते हैं। और शुक्रिया तब तक।